हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक चल रहा है उसी को लेकर हम आगे चलते हैं कि कल तक हमने जो बात की थी मसल्स के ऊपर बात चल रही थी कि मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर मसल्स की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है, तो मसल्स की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि मसल्स जो होता है बहुत सारे मसल्स बंडल का बना होता है, ठीक है, जिसको फेसिकुलस कहते हो आप, ठीक है। यानी मसल्स के अंदर मसल्स बंडल होते हैं और एक बंडल के अंदर अगर हम अंदर की तरफ काउंट करें तो उसके अंदर फाइब्रिल होंगे, फाइब्रिल ही मसल सेल है, और उसके आगे अगर हम चलें तो आपके आ जाते हैं मायोफाइब्रिल। तो आज हम मायोफाइब्रिल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, ये बड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम है। ये कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है कि मसल्स, देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो किस प्रकार से काउंट हो रही हैं। पूरा बॉडी मसल से बना हुआ होता है। देखो ये मसल्स हैं सारी। अब आप इनको कौन सी मसल्स कहोगे? मगर ये आपको जो शो हो रही है ये मसल्स दिख रही है, आप इनको कौन सी मसल्स कहोगे? कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स, कंकाली, क्योंकि सारी कंकाल से जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली कुछ मसल्स हैं जो हमें दिख नहीं रही, अंदर की तरफ होंगी, लेकिन ये जो सारी दिखी हुई है ना, बड़ा मस्कुलर टाइप से दिखा रखा है इसको, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख रखा है मसल्स मैकेनिज्म। तो मसल्स मैकेनिज्म का आगे तक टॉपिक चलता रहेगा। तो पहले आप मसल्स स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब ही मसल्स मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड को लेकर हम चलते हैं। देखो ये जो स्लाइड आपको दिखा रखी है, ये यहाँ से जो स्लाइड है वो यहाँ चलती हुई यहाँ तक आती है। ये स्लाइड मतलब इसके एक पार्ट, उसके अंदर ये पार्ट, उसके अंदर ये पार्ट, उसके अंदर ये पार्ट, लास्ट का ये पार्ट निकाल के दिखा रखा। आप इसको बोलोगे स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है भाई? ये जैसे आपकी किसी बोन से जुड़ी हुई है, स्केलेटल से जुड़ी हुई, तो ये स्केलेटल मसल्स है। अब एक चीज थी जो आपके सिलेबस में नहीं थी लेकिन आपने डायग्राम में दे रखा है तो मैं बोल दूं, मसल्स के ऊपर 3 कवरिंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है पेरीमाइसियम, बीच में होता है एपीमाइसियम और नीचे नीचे होता है एंडोमाइसियम। 3 कवर होते हैं मसल्स के। तो आपके इसमें एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रखा था इसलिए बताया नहीं, अब डायग्राम में दे दिया तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 कवर होते हैं। कौन कौन से? पेरीमाइसियम, बीच में एपीमाइसियम, नीचे नीचे एंडोमाइसियम होते हैं। 3 कवर होते हैं। क्लियर? ये मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स है। और स्केलेटल मसल्स के अंदर ये जो दिखा रखे हैं ये है बंडल। क्या है? बंडल। मसल्स फेसिकेलस, या फिर आप इसको मसल्स बंडल भी कह सकते हो। अब एक बंडल को आप बाहर निकाल लो ऐसे, मतलब ऐसे निकलेगा नहीं लेकिन इसको शो कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। इसको शो कर रखा है कि एक बंडल को हम बाहर निकालेंगे तो ये जो एक बंडल है उसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं आपको अंदर। तो इन एक फिलामेंट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहेंगे मसल्स फेसिकल। एक को बोल रहे हैं, ठीक है, एक को बोल रहे हैं, फेसिकुलस से एक आ गए। अब ये तो पूरा था ही, ऐसे एक जो निकाल के लाए, हम ऐसे दिखा रहे हैं इसको, एक निकाल के लेकर आए, इसको आप क्या बोलोगे? मसल्स फाइबर। क्या बोलोगे इसको? ये मसल्स फाइबर आपका, ये मसल्स फाइबर है। वापस से देखें, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल्स फेसिकुलस, मसल्स फेसिकुलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर में भी है, अच्छा, मसल्स फाइबर जो है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करती है मसल्स सेल को। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, एक डायग्राम भी बनाया था कि मसल्स फाइबर जो है मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मसल सेल को। अच्छा, मसल सेल यहीं पर दिखाई जाएगी, यानी मसल्स फाइबर के अंदर ही मसल सेल को काउंट करोगे। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। देखो कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, इसके अंदर रेटिकुलम भी होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, इसके अंदर बाहर की कवरिंग भी होती है। तो इनके कुछ नाम मैंने आपको सार्को से स्टार्ट करके बताए थे। अगर आप, ये पूरी सेल है भाई, ये पूरी सेल है, देखो इसमें दिखा रखा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको आप क्या कहोगे? सार्कोसोम। क्या कहोगे? सार्कोसोम। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, ये वर्ड ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे आपको, सार्कोसोम, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे हिंदी में, इंग्लिश में याद रखो, सार्कोसोम है। ये बाहर की जो लेयर है सेल के ऊपर, अब ये लेयर नहीं है, आप बोलोगे सर ये पेरीमाइसियम है। नहीं, पेरीमाइसियम तो सबसे बाहर थी, पेरीमाइसियम तो सबसे बाहर थी। हम आप किसकी बात कर रहे हैं? सार्कोलेमा की। ये सार्कोलेमा हो गई अंदर की तरफ, ठीक है। और इसके अंदर ये जो कंटेन भरा है, ये थोड़ा थोड़ा ये जो कंटेन भरा है, इसको हम क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्म।
क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्म। और इसके न्यूक्लियस देखो यहाँ रिप्रेजेंट कर रखे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बाहर की तरफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट है। तो ये देखो सार्कोलेमा हो गई, ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और हमने क्या पढ़ा, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर में से अगर हम निकाल के लाएंगे तो मायोफाइब्रिल को पढ़ेंगे। तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले मसल्स, मसल्स के अंदर मसल्स फेसिकुलस, फेसिकुलस के अंदर मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर को पढ़ेंगे हम। तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए ताकि हम टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट कर सकें। आपकी सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब डायग्राम को देखो, मेरी बातों को सुनो, अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे पहले मसल्स, मसल्स के अंदर आप पढ़ोगे किसको, मसल्स के अंदर मसल्स फेसिकुलस, मसल्स फेसिकुलस के अंदर आप आ जाओ, किसको पढ़ोगे, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर के अंदर आ जाओ, आप किसको पढ़ोगे, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में आपको सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को समझना है। ये सार्कोमियर क्या होता है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेरे को बताइए कि मसल सेल कौन सी होती है, तो आप बोलोगे मसल्स फाइबर होते हैं, उन्हीं को मसल सेल कहा जाता है, उन्हीं को हम मसल सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि मसल सेल के अंदर आप किन किन चीजों को, यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो मेंशन कर रखा है, किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बताओगे यहाँ पर सार्कोलेमा को रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पर सार्कोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको आप क्या कह रहे हो, सार्कोसोम को रिप्रेजेंट कर रखा है। इतनी चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये बात आपको यहाँ इस डायग्राम को देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब ये एक बाहर निकाल के बता रहा है कि ये एक है, अगर इतने सारे हैं तो ये एक को बाहर निकाल के बता रहा है। और इस एक को आप क्या कहोगे, ये जो बाहर निकल के आए इस एक को आप क्या कहोगे, मायोफाइब्रिल, क्या कहोगे, मायोफाइब्रिल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ बैंड नजर आ रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ये बैंड, तो बैंड दो प्रकार के हो गए। एक तो देखो थोड़े थोड़े डार्क बैंड नजर आ रहे हैं, और एक जो हल्के हल्के बीच बीच में हल्के बैंड नजर आ रहे हैं। तो डार्क और लाइट दो प्रकार के बैंड होते हैं इनमें। इन बैंड की मैकेनिज्म ही होती है जिसके कारण जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और हम वर्क करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये जो रेटिकुलम है, इस रेटिकुलम को देखो, एक को निकाला, इस एक को निकाल के बता रहा है कि रेटिकुलम इसके चारों तरफ लिपटी हुई है कुछ इस प्रकार से। तो इसको आप क्या करोगे, क्या कहोगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मैंने आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना के बताया था, तो बात वही थी कि यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस हो गए। और अब आप देखो तो कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बात वही है। अब आप इसमें देखो कुछ चीजें मैं इसमें शो करवा दूं आपको, उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पर देखो हल्की हल्की लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, ये हल्की लाइनें है ना। मैं पेन को छोटा हिस्सा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से, ये हल्की लाइनें, ये वाले लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये हल्की लाइनें, ये हल्की लाइनें, ये हल्की लाइनें, और ये बीच बीच में आपको डार्क लाइनें दिखाई दे रही हैं। दो लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो हल्की लाइनें हैं, जो हल्की लाइनें और एक डार्क लाइन, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं, ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं। तो जो मायोसिन है, जो मायोसिन है वो यहाँ पे डार्क रहेगा, क्या रहेगा, और जो एक्टिन है वो यहाँ पे लाइट रहेगा, ठीक है। एक्टिन, हाँ लाइट रहेगा एक्टिन, एक एक्टिन यहाँ पे लाइट रहेगा और जो मायोसिन है वो डार्क रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसको याद करके रखिए। इन एक्टिन, देखो ये लिख रखा है, ये पतला है, पतला जो है वो एक्टिन है, और जो थिक है वो मायोसिन। तो देखो डार्क लाइन है वो मायोसिन की है, और जो ग्रीन कलर की है वो एक्टिन की है। ये याद रखिए, आप कंफ्यूज न हो जाएं इसमें, तो कंफ्यूजन से फिर ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा काम। तो याद रखिए मायोसिन जो है वो डार्क लाइन के लिए आता है और मोटा होता है, एक्टिन जो है वो हल्की लाइन के लिए आता है और पतला,
पतले को रिप्रेजेंट किया, यानी जो एक्टिन लाइनें जो हैं वो पतली होती हैं और हल्की होती हैं, और ये थिक होता है और डार्क होता है, दोनों चीजें। अच्छा, यहां पर ये बात आ जाती है, इनमें जो ये जो एक्टिन है, एक्टिन जो थिन लाइनें, इनको आई बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से बैंड से? और ये जो डार्क लाइन की हैं उनको ए बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से आइसोट्रोपिक, ए से एन आइसोट्रोपिक, समदेशिक, विषमदेशिक, कुछ इस प्रकार से वर्ड है। ये इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये इनके ज्यादातर इनके अलग अलग नाम से लिए गए हैं। और यहाँ पर जो हल्की लाइनें हैं, जो हल्की हल्की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में देखो एक जिग जैग रूप से एक ऐसे लाइन आ रही है, आप उधर देख लो, ये मैं बना रहा हूं। तो अगर इधर भी हल्की लाइन, इधर भी हल्की लाइन, और उनके बीच में ऐसे जिग जैग वाली लाइन आ रही है, उसको आप जेड लाइन कहोगे। कौन सी लाइन कहोगे? तो जेड लाइन इधर भी और जेड लाइन इधर भी है। दो जेड लाइन के बीच के जो जगह है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पे सार्कोमियर का ही काम होता है। तो दो जेड लाइन के बीच की जगह को आप क्या कहते हो? सार्कोमियर। तो इतनी बातें मैंने इस डायग्राम में बताई, फिर मैंने अलग से भी डायग्राम मैन्युअली बना रखा है जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर जितनी बातें समझ में आई उसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो बात को हम वापस से करते हैं। मायोसिन जो होते हैं वो थिक होते हैं। मायोसिन इज ए प्रोटीन, एक्टिन इज ए प्रोटीन, बोथ ऑफ प्रोटीन, बोथ आर प्रोटीन्स। ठीक है, दोनों प्रोटीन है। मायोसिन जो होती है वो थिक होती है और डार्क होती है। एक्टिन जो होती है वो थिन होती है और लाइट होती है। मायोसिन की अगर हम बात करें, मायोसिन की अगर हम बात करें तो ये ए बैंड को रिप्रेजेंट करती हैं, और यदि एक्टिन की हम बात करें तो ये आई बैंड को रिप्रेजेंट करती है। ए यानी एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, और आई यानी आइसोट्रोपिक। ठीक है, और यहां पर ये लाइन है, इसको जेड लाइन कहेंगे। जेड ये जो वर्ड है वो इसके जेड लाइन की वजह से नहीं आ रहा, ये इसके साइंटिस्ट के को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी आप सोचो जेड लाइन के लिए जेड दे दिया, ये जेड बन रही है, ऐसा नहीं है। बाकी आप याद रख लो, इनके बारे में स्पेशल कोई वर्ड नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, और इतनी बात आपकी हो जाती है। और दो जेड लाइन की, अच्छा जेड लाइन कहाँ बनती है? जेड लाइन की हम वापस से बात कर लें। जेड लाइन कहाँ बनती है? थिन फिलामेंट जो होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, उनके बीच में एक क्रॉस करने वाली लाइन बनती है, उसको आप जेड लाइन कहते हो। क्या कहते हो? तो इधर भी जेड लाइन और इधर भी जेड लाइन, दोनों जेड लाइन के बीच की जो जगह होती है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एच जोन दिखा रखा है, इसके बारे में बता दूं। एच जोन वो एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए बैंड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर अतिव्यापन नहीं है। किसका? लाइट बैंड का अतिव्यापन जहां पर नहीं हो। और डार्क बैंड में वो जगह है जहां पर लाइट बैंड अतिव्यापन नहीं करे, ओवरलैप नहीं करे, उस जगह को आप कह रहे हो एच जोन। क्या कह रहे हो? इतनी बात समझ में आ जाती है। जब कंस्ट्रक्शन वगैरह की अगर बात आती है तो एच जोन जो होता है कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, ये बस ऐसे खिसकेंगे। ध्यान रखें, ये जो लाइनें होती हैं इनके अंदर किसी प्रकार का संकोचन कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। ऐसे नहीं लाइन इतनी बड़ी है तो लाइन छोटी होगी, लाइन नहीं है। लाइन एक तरीके से प्लेट की तरह ऐसे है, बस वो खिसक गई, आगे पीछे ऐसे आ गई, इस प्रकार से ये मूवमेंट चलता रहता है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात सारी क्लियर हो गई। हम एक बार वापस इसको रिवाइज लेते हैं और फिर अगला टॉपिक देखते हैं। कि सबसे पहले हम मसल्स की बात करते हैं। तो मसल्स जो होते हैं बहुत सारे मसल्स फेसिकुलस से मिलकर बने होते हैं। अगर मसल्स फेसिकुलस की बात करें तो मसल्स फेसिकुलस जो होते हैं बहुत सारे मसल्स फाइबर से मिलकर बने होते हैं। मसल्स फाइबर की अगर हम बात करें तो मसल्स फाइबर को हम मसल सेल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनल्स है उसको हम सार्को वर्ड से यूज करके यहाँ पे बताएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम, इसकी लेयर को जैसे हम इसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं, यहाँ पे सार्कोलेमा कहेंगे। ये इसके न्यूक्लियस हो गए। इसके जो ध्रुव को साइटोप्लाज्म न कहकर यहाँ पे क्या कहेंगे हम? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। अब इसकी जो यूनिट है उसको आप कहोगे मायोफाइब्रिल। क्या कहोगे?
मायोफाइब्रिल। ये जो मायोफाइब्रिल है यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अंदर जो सार्कोमियर है वो क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, देखो मायोफाइब्रिल की अगर हम बात करें, मायोफाइब्रिल आप पढ़ के आए हो, एक बार हम वापस इसको देखेंगे। मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मायोफाइब्रिल आर प्रोटीन, मायोफाइब्रिल आर प्रोटीन। ये क्या दो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एक थिक प्रोटीन होता है और एक थिन। एक मोटा प्रोटीन, एक प्रकार से मोटा, और एक पतला। जो मोटे होते हैं उनको आप मायोसिन कहते हो। क्या कहते हो, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में बोल दो, बात एक ही है, कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक्टिन को आप हिंदी में लिख दो चाहे ऐसे बोल दो। तो मायोसिन और एक्टिन। ये जो मायोसिन है, मायोसिन इज ए पॉलीमर। ध्यान रखिए, ये मोटा क्यों होता है, क्योंकि एक पॉलीमर है। और जब भी पॉलीमर की बात आती है तो आपको एक बात पता है कि पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है। अच्छा, एनसीईआरटी ने पूरा मेंशन करके रखा है, आगे के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि ये चीज किससे बनी हुई है, तो थोड़ा सा मैं यही डिटेल दे देता हूँ। जो मायोसिन जो होता है वो मीरोमायोसिन इज ए यूनिट ऑफ मायोसिन। मायोसिन की एकक इकाई कौन सी है, मीरोमायोसिन। यानी मीरोमायोसिन 300 से 400 जब आपस में आके इकट्ठे हो जाते हैं तब जो स्ट्रक्चर बनती है उसको आप क्या कहते हो, मायोसिन। तो मायोसिन जो है वो इसलिए इतना मोटा होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमर है। थिन फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां तो हम एक्टिन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मैकेनिज्म में आपको ये दो प्रोटीन और नजर आएंगे। एक तो एक्टिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है, एक ट्रोपोनिन होता है। तीन कौन कौन से, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ये भी पॉलीमर हैं लेकिन इतने बड़े पॉलीमर नहीं है। देखो ये दो फिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं, ये दो फिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं, ये तीन फिलामेंट से मिलकर बने हुए हैं। जबकि ये कितने फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, 300 से 400 फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक मायोसिन और एक एक्टिन। मायोसिन जो होते हैं डार्क होते हैं, मोटे होते हैं, और जो एक्टिन होते हैं वो पतले होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट बैंड कह सकते हो, इनको आप डार्क बैंड कह सकते हो। मायोसिन जो होता है वो मीरोमायोसिन की 300 से 400 इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, मायोसिन का निर्माण करती है। यहाँ पर थिन की अगर हम बात करें तो पहले तो आप एक्टिन के बारे में जान रहे हो, लेकिन ये दो बातें भी आपको जाननी है जो आगे मैकेनिज्म में आएंगी, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इतनी बात जब आपकी हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो ये जो स्लाइड है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। ये जो है वो एक प्रकार से सार्कोमियर की स्ट्रक्चर है। किसकी है, सार्कोमियर की, यानी मायोफाइब्रिल ही है। तो इस मायोफाइब्रिल में अगर आप देखो तो जो मैंने मोटे मोटे दिखाए हैं इनको आप डार्क बैंड कहोगे। भाई क्या कहोगे, डार्क बैंड कहोगे इनको। तो जो डार्क बैंड है उसको मैंने यहाँ डिनोटेड करके इतनी दूरी में दिखा रखा है। भाई यहाँ से यहाँ तक का डार्क बैंड है, तो इसमें क्या लिखा, डार्क बैंड। इसको आप ए बैंड भी कह सकते हो, क्योंकि इनको आप क्या बोल रहे हो, एन आइसोट्रोपिक। क्या बोल रहे हो, एन आइसोट्रोपिक। अच्छा, यहां से अगर लाइट बैंड की बात करें तो लाइट बैंड देखो, यहाँ लाइट बैंड है और यहाँ लाइट बैंड है, इसको आप कहोगे लाइट बैंड। और लाइट बैंड को आप आई बैंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आप इसको क्या कह रहे हो, आइसोट्रोपिक, इनको एन आइसोट्रोपिक। तो लाइट बैंड अगर देखें तो दोनों तरफ है, लाइट बैंड देखें तो दोनों तरफ है। अच्छा, यहां पर ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक लाइट बैंड के चारों तरफ डार्क बैंड कितने हैं, तो आप कितने बताओगे, भाई एक है, दो है, तीन डार्क बैंड होते हैं एक लाइट बैंड के। ठीक है, तो ये जो लाइट बैंड है ये बीच में से एक लाइन द्वारा ऐसे जिगजैग फॉर्म में कटे रहते हैं। इस लाइन को आप कहते हो जेड लाइन। तो ये जेड लाइन आपको दोनों तरफ दिखाई देगी। ठीक है, ये जेड लाइन हो गई, ये लाइट बैंड हो गई, ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड। अब बात आती है कि एच जोन किसे कहते हैं, डार्क बैंड का वो हिस्सा जो बचा हुआ है ओवरलैपिंग से, यानी ये डार्क बैंड है पूरा और इसका वो हिस्सा जहां पर लाइट बैंड अंदर नहीं आ रहा। तो इतनी दूरी में नहीं आ रहा लाइट बैंड, तो इसको आप क्या कह रहे हो, इतनी दूरी को
एच जोन। क्या कह रहे हो? अच्छा, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जो डार्क बैंड होती है, उनको बीचों बीच कट करके चलती है, इसको एम लाइन कहते हैं, मध्यस्थ रेखा कहते हैं, इसको एम लाइन कहते हैं। तो ये यहाँ पे खिंची हुई है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहां पर आप देखो कि ये जो यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोल रहे हैं? आई बैंड। क्या बोल रहे हैं? आप एक बार इस जिगजैग को ना देखे, बस इतना देखें तो ये इतनी है, यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा निकल गया, लेकिन ये जैसे यहां से यहां तक की, इसको भी छोड़ दो, ये हिस्सा इसके अंदर नहीं आए। समझ में आ गई बात? ये आपका क्या है? आई बैंड। तो आई बैंड आधा इधर है और आई बैंड आधा उधर है। ऐसे ही आई बैंड आधा इधर है और आई बैंड आधा उधर है। अच्छा, दो जेड लाइन के बीच की जो जगह होती है उसको आप कहते हो सार्कोमियर। ये मैंने यहाँ पे एस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? एस। अब यहाँ पे लिख रखा मैंने 1/2 प्लस ए प्लस 1/2 यानी आधा इधर का आई बैंड और आधा इधर का आई बैंड और ए बैंड पूरा सारे मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? सार्कोमियर। क्या बना रहे हैं? ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बची जो आपको नहीं आती है। अब हम अगर ये देखें थोड़ा सा कि जब इनकी स्ट्रक्चर, जब ये कंस्ट्रक्शन इनमें होता है तो किस प्रकार से काम करते हैं। काम ये होता है, ये जो बैंड है ये आगे से खिसकते हैं, आगे खिसकते हैं। अच्छा, ये नहीं खिसकते, ये कोई स्पेशल प्रोटीन होती है उससे जुड़े रहते हैं। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन नहीं कर रखा, मैं ही बता रहा हूँ आपको, कोई प्रोटीन होती है उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये आपके जो लाइट बैंड है ये ऐसे खिसकेंगे, ऐसे खिसकते हैं तो एच जोन जो होता है वो और छोटा हो जाता है। एच जोन जितनी पोजीशन में होता है कभी बड़ा हो जाता है जब आप शिथिल अवस्था में रहते हो, फिर एच जोन आपका छोटा हो जाता है। तो ये जो लाइन है अब यहां तक आ जाएगी, आगे तक ये लाइन है, अब यहां तक आ जाएगी, आपकी लाइन आगे तक आ जाएगी। फिर इनमें कॉन्ट्रैक्शन, एक स्प्रिंग लाइक काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम मसल्स को करते हैं तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये लाइट बैंड जो होते हैं पास पास आ गए, और जब हम रिलीज कर रहे हैं तो लाइट बैंड दूर दूर चले जाते हैं। और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया चलती है एक्टिन और मायोसिन में। ये मैंने ओरल बताया, मैकेनिज्म कुछ अलग प्रकार से आगे डिटेल से रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।